हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास आरआरबी न्यू दिल्ली स्टाफ नर्स का शॉर्ट पेपर 2015 है, उसको सॉल्व कराने वाले हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे वो तमाम नर्सिंग के क्वेश्चंस जो कि कहीं ना कहीं पिछले आरआरबी एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। हमारी क्लासेस जो हैं आपके लिए रेगुलर आती रहती है, जिसके अंदर हम तमाम जो भी क्लासेस हैं वो मैंने आपको पिछले वीडियोस के अंदर करा दी थी। हमारी 25 क्लास पहले कंप्लीट हो चुकी है। आज जो क्लास होने वाली है वो 26 नंबर क्लास होने वाली है। और साथ में बात करें हम इम्पोर्टेंट कि हम आपके लिए स्पेशल हमारी टीम आपके लिए लेके आई है आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर के लिए प्रीवियस ईयर ओल्ड पेपर, साथ ही में ठीक है, साथ ही में हमारी नर्सिंग स्पेशल की पॉइंट बुकलेट, नर्सिंग स्पेशल की पॉइंट बुकलेट आपके लिए लेकर आए हैं हम। ठीक है दोस्तों, नर्सिंग स्पेशल की पॉइंट बुकलेट लेके आए हैं, जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट जो भी है वन लाइनर्स मिलेंगे और साथ में रैशनल भी मिलने वाले हैं। कितने में मिलने वाले हैं ये आपके ओनली 250 इसका प्राइस रखा गया है। 99% ऑफ चल रहा है इस पर। और आप कैसे ले सकते हैं इसको, हमारे व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, व्हाट्सअप नंबर है हमारे 93516097 और 80। ये जो है हमारा इम्पोर्टेंट है, हमारा व्हाट्सअप चैनल है। यहाँ पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर जाकर आप नर्सिंग इम्पोर्टेंट बुकलेट और PYQ ले सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज का पहला प्रश्न क्या होने वाला है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्टिंग की जाए आज के पहले प्रश्न की, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक RBS। दोस्तों आपके सामने पहला प्रश्न ये रहा कि ये पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक RBS। दोस्तों रैंडम ब्लड शुगर, RBS की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, RBS की फुल फॉर्म होती है रैंडम ब्लड शुगर। तो रैंडम ब्लड शुगर को चेक करने के लिए आप कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रैंडम ब्लड शुगर इसकी फुल फॉर्म होती है। इसको आप रैंडम ब्लड शुगर को चेक करने के लिए आप किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो वो होता है दोस्तों आपका ग्लूकोमीटर। क्या होता है, ग्लूकोमीटर की सहायता से आप किसी पेशेंट का रैंडम ब्लड शुगर चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। द गार्जियन ऑफ ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द, आपके जो भारत का संविधान जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ठीक है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसका गार्जियन कौन होता है दोस्तों। तो ये आपसे बात की जाए तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होता है ये सुरक्षा करता है आपके संविधान की, करता है। सुप्रीम कोर्ट जो होता है इंडिया का, वो क्या करता है, आपके संविधान की करता है, सुरक्षा करता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। रिपीटेड यूरिनेशन वाइल स्लीपिंग इवन आफ्टर 5 ईयर एज ऑफ लाइफ। देखिए दोस्तों आपकी एज जो है अगर 5 ईयर से ज़्यादा हो गई है, 5 साल से ज़्यादा हो गई है, उसके बाद भी आप क्या करते हैं, बेड वेटिंग करते हैं। क्या करते हैं, बेड वेटिंग करते हैं, यानी कि आप नाइट के टाइम पर क्या करते हैं, नाइट हो चाहे दिन हो, क्या करते हैं, टॉयलेट कर देते हैं बेड पे। तो रिपीटेड यूरिनेशन वाइल स्लीपिंग मतलब कि नींद के समय में, के वाइल स्लीपिंग, नींद के समय में आप क्या करते हैं, यूरिनेशन कर देते हैं। तो उस समस्या को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है दोस्तों, एक समस्या का बोलते हैं उसको एन्यूरेसिस। क्या बोलते हैं, एन्यूरेसिस कहते हैं। यानी कि एक ऐसी समस्या जिसके अंदर जो बच्चे होते हैं 5 साल से बड़े हो जाते हैं, लेकिन वो रात में क्या कर देते हैं, यूरिनेट कर देते हैं सोते सोते, एक समस्या है, तो उसको बोलते हैं अपन एन्यूरेसिस। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ। दोस्तों एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है इन द प्रोसेस ऑफ, कौन से प्रोसेस के अंदर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, किसके लिए, सभी को पता है कि आपकी ब्रीथिंग के लिए, सांस लेने के लिए, ब्रीथिंग के लिए आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। किसकी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की
बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत मदद करता है ये ब्रीथिंग में एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। द परमानेंट स्टॉपिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नॉन एज। दोस्तों परमानेंटली अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को पता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो अगर परमानेंट सीजेशन हो जाता है, इसका क्या हो जाता है? परमानेंट सीजेशन हो जाता है, रुक जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको कहा जाता है आपका मीनोपॉज। ठीक है, मीनोपॉज क्या होता है? परमानेंटली क्या होता है? आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। और ये कब देखने को मिलता है? जब एज आपका 45 ईयर्स की महिला जो होती है ना, इससे ज़्यादा एज होती है ना, तब आपका मीनोपॉज देखने को मिलता है। ये आपका लास्ट कंडीशन होती है। ठीक है, और मिनार्की क्या होता है दोस्तों? मिनार्की होता है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल और ये होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? परमानेंटली अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? मीनोपॉज कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों आप काफ़ी अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। नर्सिंग एजुकेशन चैनल का नाम है, जाकर आप सर्च मारेंगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की कि मीनोपॉज क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं पहले। मीनोपॉज मतलब क्या होता है? परमानेंटली मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुक जाना मीनोपॉज कहलाता है। मिनार्की क्या होता है? आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल सबसे पहली जब देखने को मिलती है किसी फीमेल के अंदर तो उसको मिनार्की कहा जाता है। डिसमेनोरिया क्या होता है? अगर आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहे हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा पेनफुल आ रहे हैं तो उसको डिसमेनोरिया कहा जाता है। एमेनोरिया क्या होता है दोस्तों? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब कि आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल आ ही नहीं रहे हैं, ठीक है, किसी कारण की वजह से नहीं आ रहे हैं, तो उसको कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, एमेनोरिया कहा जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सोल्यूबल इन वाटर? कौन से ऐसे विटामिन होते हैं जो कि वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं? क्या होते हैं? वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। ऐसे कौन से विटामिन होते हैं? तो दो प्रकार के विटामिन होते हैं। एक होते हैं आपके फैट सोल्यूबल विटामिन। कौन से विटामिन? फैट सोल्यूबल विटामिन। एक होते हैं आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, वाटर सोल्यूबल विटामिन। एक होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। तो फैट सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं वो होते हैं आपके ए, डी, ई, के, और वाटर सोल्यूबल होते हैं वो होते हैं आपके बी और सी। ठीक है, अब पूछा गया कि कौन से एक प्रकार के वाटर सोल्यूबल विटामिन है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि वाटर सोल्यूबल विटामिन जो होता है, ठीक है, वो कौन सा होता है? आपके विटामिन सी। ठीक है, ये क्या हो गया? आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किसके द्वारा फाउंड की गई थी? जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी, AMU थी, जो किसके द्वारा फाउंड की गई थी? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर सैयद अहमद खान के द्वारा, सर सैयद अहमद खान जी के द्वारा क्या की गई थी? फाउंड की गई थी। यानी कि इसका जो फाउंड किया गया था वो किसने किया था? सर सैयद अहमद खान जो थे उन्होंने क्या किया था? श्री सैयद अहमद खान जी तो थे, उन्होंने क्या किया था सर? आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। आपके सामने प्रश्न ये रहा, वन ऑफ द फॉलोइंग विच इज मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस? देखिए दोस्तों, मेटास्टेसिस मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। मेटास्टेसिस मतलब होता है जब भी कोई कैंसर जो होता है ना, वो क्या करता है? स्प्रेड होता है। क्या होता है? स्प्रेड होता है। तो वो क्या करता है? एक ऑर्गन से, अगर एक ऑर्गन में कैंसर है तो वो दूसरे ऑर्गन के अंदर क्या हो जाता है? स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। उसको ही कहा जाता है क्या? मेटास्टेसिस कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा मेटास्टेसिस होने वाला जो ऑर्गन है वो कौन सा है? सबसे ज़्यादा कैंसर किसके अंदर फैलने को मिलता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो आपका लीवर है, जो कि सबको लगभग ब्लड सप्लाई कराएगा, ठीक है, वो क्या होगा? आपका ब्लड सप्लाई कराता है, लीवर के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है, सब चीज़ें होती है, RBC का फॉर्मेशन होता है, तो वो क्या होता है? लीवर के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है? मेटास्टेसिस देखने को मिलता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? लीवर जो है उसके अंदर सबसे ज़्यादा मेटास्टेसिस देखने को मिलेगा।
अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। व्हेन आर द चांसेस ऑफ एक्यूट एंडोमेट्रियोसिस डेवलपिंग इन ए वुमेन। दोस्तों कंडीशन होती है एंडोमेट्राइटिस, ठीक है, एंडोमेट्राइटिस कंडीशन होती है जो कि सबसे ज़्यादा कौन सी महिलाओं के अंदर देखने को मिलेगी, वो प्रश्न आपके सामने पूछा गया है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि आफ्टर अबॉर्शन, जब किसी महिला के अबॉर्शन हो जाता है किसी महिला का, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो एंडोमेट्रियम के अंदर क्या होता है, सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, और बाद में क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। जिस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन, एंडोमेट्राइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोमेट्राइटिस कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आफ्टर अबॉर्शन सबसे ज़्यादा एक्यूट एंडोमेट्राइटिस वुमेन्स के अंदर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों, साइको एनालिटिक थेरेपी डेवलप की गई थी किसके द्वारा। तो आप सभी को पता होना चाहिए साइको एनालिटिक जो थ्योरी थी या फिर थेरेपी थी, वो किसके द्वारा फॉर्म की गई थी, वो की थी सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा। किसके द्वारा, सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा ये थेरेपी डेवलप की गई थी। चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द टेम्परेचर ऑफ वाटर यूज्ड फॉर द कोल्ड स्पॉन्जिंग। देखिए दोस्तों, एक होता है हॉट स्पॉन्जिंग, होता है कोल्ड स्पॉन्जिंग। हॉट स्पॉन्जिंग क्या होता है, गर्म पानी से अगर स्पॉन्जिंग कर रहे हैं, और कोल्ड स्पॉन्जिंग मतलब कि ठंडे पानी से स्पॉन्जिंग करना। तो ठंडे पानी से जब स्पॉन्ज करते हैं आप, तो उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए दोस्तों, वो प्रश्न पूछा गया है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 70 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, यानी कि 70 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए आपका टेम्परेचर जब भी आप कोल्ड स्पॉन्जिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं विच इज़ नॉट फाउंड इन द यूरिन ऑफ हेल्थी एडल्ट। हेल्थी एडल्ट है, कोई हेल्थी व्यक्ति है, उसके यूरिन के अंदर कौन सी चीज़ नहीं पाई जाएगी, क्या नहीं, कौन सी चीज़ नहीं पाई जाएगी, वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप सभी को पता है कि जब भी कोई व्यक्ति हेल्थी रहता है, तो बेसिकली उसके अंदर हेल्थी इंडिविजुअल के अंदर ग्लूकोज भी नहीं पाया जाता है नॉर्मली, प्रोटीन भी नहीं पाया जाता है, और रेड ब्लड सेल्स भी नहीं पाई जाती है। तो तीनों ही ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि कोई व्यक्ति जो है इसके यूरिन होता है, इसके अंदर कभी भी आपको ग्लूकोज देखने को नहीं मिलेगा नॉर्मल कंडीशन के अंदर है, तो प्रोटीन देखने को नहीं मिलेगा, और आपका आरबीसी रेड ब्लड सेल्स भी देखने को नहीं मिलती है नॉर्मल कंडीशन के तौर पर। तो इसके सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हेलुजिनेशन इज कॉस्ड बाय। जो हेलुजिनेशन होता है किसके द्वारा कॉस्ट होता है, ठीक है दोस्तों, दो वर्ड होते हैं आपके, हेलुजिनेशन, एक होता है आपका इल्यूजन। हेलुजिनेशन में क्या होता है, ये एक्चुअली नज़र का दोष है, ये नज़र का दोष होता है जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति सामने मौजूद नहीं है। एक व्यक्ति सामने खड़ा हुआ है, आप सामने खड़े हुए हैं, आपके सामने कोई भी चीज़ खड़ी हुई नहीं है, नहीं खड़ी हुई है, लेकिन आपको ऐसे लगता है कि सामने कोई चीज़ खड़ी है, कोई चीज़ प्रतीत होती है आपको, फॉल्स बिहेवियर होता है, आपको फॉल्स बिलीफ होता है, ठीक है, फॉल्स परसेप्शन होता है, ठीक है, लेकिन असल ज़िंदगी में वहाँ पर कोई भी खड़ा हुआ नहीं रहता है। तो उसका मतलब होता है हेलुजिनेशन। इल्यूजन में क्या होता है, सामने पड़ी हुई है रस्सी और रॉप, सामने रस्सी हुई पड़ी होती है, लेकिन इंसान को लगता है कि सामने क्या है, परसीव लाइक स्नेक। सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि सामने रोप रस्सी नहीं पड़ी है, सांप पड़ा हुआ है। तो गलत और रॉन्ग परसेप्शन हो जाता है, रॉन्ग परसेप्शन हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो उसको कहा जाता है इल्यूजन। तो हेलुजिनेशन किसकी वजह से कॉज होता है, हेलुजिनेशन बेसिकली क्या होता है, आपका मेंटल इलनेस होती है, क्या होती है, मेंटल इलनेस होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको हेलुजिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, विच आर्टरी सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द स्टोमक। जो स्टोमक होता है आपका, उसको कौन सी ब्लड सप्लाई, यानी कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करेगी, ठीक है। तो स्टोमक जो होता है इसको ब्लड सप्लाई कौन सी आर्टरी करती है बेसिकली, तो वो करती है आपको कौन सी, सभी को पता है स्टोमक मतलब कि जहाँ पर आपका रिजर्वायर ऑफ द फूड होता है स्टोमक। तो स्टोमक को कौन सी आर्टरी सप्लाई करेगी ब्लड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादातर लोग क्या कर देते हैं, गैस्ट्रिक आर्टरी को करके आ जाते हैं, जो कि एक गलत उत्तर होता है। सीलिक आर्टरी जो होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। सीलिक आर्टरी जो होती है बेसिकली किसको सप्लाई करती है, ब्लड, ऑक्सीजन, ये आपको स्टोमक को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है आपकी सीलिक आर्टरी। तो सीलिक आर्टरी आपको करके आना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये।
अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, विच न्यूट्रिएंट्स इज मोस्ट फाउंड नॉट फाउंड इन द एग्स। अंडे के अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट नहीं पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नहीं पाया जाने वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नॉट, ठीक है। तो अंडे के अंदर क्या चीज़ नहीं पाई जाती, कौन सा न्यूट्रिएंट नहीं पाया जाता है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो प्रोटीन एंड कैल्शियम पाया जाएगा, फैट और विटामिन पाया जाएगा, प्रोटीन और आयरन भी पाया जाएगा। नहीं, प्रोटीन तो हर जगह है, प्रोटीन है, फैट उसके अंदर का पार्ट फैट होता है, प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, ये पाया जाता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट और विटामिन नहीं पाया जाता है इसके अंदर कभी भी, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सही उत्तर हो जाएगा आपका ए। नहीं पूछा इसमें, नहीं पाया जाएगा, तो सही उत्तर कौन सा है? ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का कौन सा एक प्रकार का सिम्टम नहीं होता है? नॉट ए सिम्टम, डिप्रेशन का कौन सा सिम्टम नहीं है? तो दोस्तों, डिप्रेशन जब किसी व्यक्ति को रहता है तो उसको कौन कौन से साइन एंड सिम्टम नहीं दिखाई पड़ते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब सभी को पता है कि ऐसा व्यक्ति क्या है, डेली एक्टिविटीज के अंदर क्या कर देगा, इंटरेस्ट नहीं लेगा। डेली एक्टिविटीज के अंदर इंटरेस्ट थोड़ी लेता है डिप्रेशन वाला पेशेंट, उसको इंटरेस्ट नहीं होगा, किसी भी साथ में खेलने में, बात करने में इंटरेस्ट नहीं होगा। तो ये आंसर तो सही है। गिल्ट भी होता है बहुत ज़्यादा उसको, उसने कोई नुकसान कर दिया तो गिल्ट, डिप्रेशन वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा गिल्ट में भी रहता है। ऐसे व्यक्ति को सुसाइडल आइडियाज़ भी आते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति को कभी भी क्या नहीं आते हैं, डिल्यूजन ऑफ ग्राउंडिसिटी नहीं होती है। क्या नहीं होती है? डिल्यूजन ऑफ ग्राउंडिसिटी नहीं होती, यानी कि ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने आप को शहंशाह नहीं समझता है। ध्यान रखें, इसको फॉल्स फिक्स बिलीव नहीं होते हैं। नहीं होता है डिप्रेशन वाले पेशेंट को, ध्यान रखना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डिल्यूजन ऑफ ग्राउंडिसिटी हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, आपके सामने ये रहा। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, नर्सिंग एजुकेशन आपका टेलीग्राम चैनल है, नर्सिंग एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है। काफ़ी सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। द गोल ऑफ ए मैनेजमेंट ऑफ ग्लूकोमा इज। ग्लूकोमा जो होता है इसका मैनेजमेंट क्या होता है, क्या गोल होता है? जब भी किसी पेशेंट को ग्लूकोमा होता है तो आप उसको मैनेज करते हैं किसी चीज़ को, तो आपको क्या करना पड़ता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब भी सबसे इंपॉर्टेंट गोल होता है कि आपका जो एक्वस ह्यूमर फ्लूइड होता है उसको आउटफ्लो करना, इंक्रीज द आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर फ्लूइड। देखो तो ये आपकी आई होती है, ठीक है, ये आपकी आई होती है। इसके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा इसके पीछे एक्वस ह्यूमर फ्लूइड भरा होता है। अब यहाँ पे आप लैक्रिमल ग्लैंड होती है, टीयर वाली ग्लैंड होती है। अब मान लो कि अगर बॉडी आपके आई के अंदर एक्वस ह्यूमर फ्लूइड जो है वो बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, तो आपके इसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, तो ग्लूकोमा हो जाएगा, आपके आई के अंदर ग्लूकोमा हो जाएगा, ठीक है। स्वेलिंग आएगी आँख के अंदर। अब उस स्वेलिंग को कम करने के लिए, ग्लूकोमा वाली कंडीशन को ठीक करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो एक्वस ह्यूमर फ्लूइड है ना, इसको आँख से बाहर निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्वस ह्यूमर फ्लूइड को बाहर निकालना पड़ेगा, आउटफ्लो को इंक्रीज कर देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि अंदर के जो एक्वस ह्यूमर फ्लूइड है वो आंखों से बाहर निकल जाए और आपकी आंखों के अंदर प्रेशर जो है वो कम हो जाए, ठीक है। तो ये उसका सही उत्तर हो गया, बी नंबर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। विच इज द बेस्ट टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग लिवर डिसफंक्शन। मान लो आपका लिवर डिसफंक्शन कर रहा है, लिवर काम नहीं कर रहा है, ठीक है, आपका लिवर क्या है, काम नहीं कर रहा है, तो कौन सा एक प्रकार का बेस्ट टेस्ट होगा लिवर को डिसइंफेक्शन जो है उसको देखने के लिए? अगर आपका लीवर काम नहीं कर रहा है तो कौन सा टेस्ट आपको करना है पता लगाने के लिए कि आपका लीवर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो उसका आंसर क्या हो जाता है? उसका आंसर हो जाता है कि सर सीरम बिलिरुबिन लेवल चेक करेंगे आप। सीरम बिलिरुबिन लेवल चेक करने से क्या पता लग जाएगा आपको कि आपका लीवर काम कर रहा है सही से या नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। 6 अप्रैल 1930 is well known in history of India because the date is as associated with। तो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि जो 6 अप्रैल 1930 है, 6 अप्रैल 1930 जो है इसको इंडिया की हिस्ट्री के अंदर माना जाता है इस डेट को, क्योंकि इस डेट को क्या हुआ था दोस्तों, तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस डेट को क्या हुआ था, दांडी मार्च। दांडी मार्च जो था
वो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, ये कौन सा, 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, अब बात करते हैं कि दांडी मार्च का चलाया गया था। इसको साल्ट मार्च भी कहा जाता है, नमक का आंदोलन भी कहा जाता है, या फिर इसको सत्याग्रह आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, सत्याग्रह आंदोलन भी कहा जाता है इसको। ठीक है, जो आपके चंपारण के अंदर मोतीहारी एक जगह है, वहां से स्टार्ट हुआ था ये दांडी सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, एक नॉन वायलेंट और सिविल डिसओबीडियंस का कॉलोनिकल इंडिया का चलाया गया था आंदोलन, जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। जो इस दिन का मार्च था ये, और 12 अप्रैल 1930 को चालू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म हो गया था। ठीक है, अब ये किस लिए चलाया गया था, जो भी टैक्स थे, टैक्स जो रेजिस्टेंस लगाए गए थे, कानून लगाए गए थे, प्रोटेस्ट उनके द्वारा चलाया गया था ब्रिटिश के लिए। ठीक है, तो ये था। और 78 तो ट्रस्टेड वॉलेंटियर ने इसको ज्वाइन किया था, और इसके अंदर 240 किलोमीटर आप चले थे। साबरमती आश्रम टू दांडी विच इज कॉल्ड, अब नवसारी कहा जाता है उसको, साबरमती से नवसारी कहा जाता है अब उसको बेसिकली। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट कि ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ हिपेरन थेरेपी, हिपेरन टॉक्सिसिटी। अब क्वेश्चन आपके पूछा जा रहा है, लास्ट क्वेश्चन आज का, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हिपेरन टॉक्सिसिटी। अगर मान लीजिए आपका हिपेरिन क्या होता है, एक प्रकार का एंटीकोगुलेंट होता है। ठीक है, तो अगर एंटीकोगुलेंट हिपेरिन दे दिया आपने, अगर ये ज़्यादा दे दिया, क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, हिपेरिन को इंक्रीज कर दिया, तो क्या हो सकता है, टॉक्सिसिटी हो सकती है। अब टॉक्सिसिटी से बचाव के लिए आप हिपेरिन के टॉक्सिसिटी के लिए क्या देंगे आप, तो इसका एंटीडोट जो होता है, एंटीडोट ऑफ हिपेरिन किसको कहा जाता है, आपका प्रोटामिन सल्फेट। ठीक है, H से हिपेरिन, P से प्रोटामिन सल्फेट। HP का गैस का सिलेंडर आता है आपके यहाँ पे, तो उसके ट्रिक से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो प्रीवियस इसके क्वेश्चन थे जो हमने पिछली क्लासेस में लिए हुए हैं, वहाँ पर जाकर आप क्लास को अटेंड कर सकते हैं। बताइएगा क्लास कैसी लगी। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।